ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, हमें ये पढ़ना था। ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में हमने बस वेव नंबर तक पढ़ा था कि वेव नंबर क्या होता है, एच सी बाई लेमडा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था। अब आज हम पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर। ठीक है ना। पार्टिकल नेचर क्या है बेटा? पार्टिकल नेचर, ये पार्टिकल नेचर जो था ना, ये किसने दिया था? ये दिया था आपके प्लैंक ने। ठीक है ना। पार्टिकल नेचर जो आया उससे उसी की वजह से क्या हुआ, प्लैंक की क्वांटम थ्योरी डेवलप हुई। तो पार्टिकल नेचर क्या कहता है, ठीक है ना, कि कुछ कुछ मैंने जैसे कल आपको बताया था कि वेव नेचर तो आप किससे बता सकते हो, जो इंटरफेरेंस 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 और डिफ्रैक्शन होता है। ठीक है ना। ये तो वेव नेचर से एक्सप्लेन हो जाते हैं, ये दोनों वेव नेचर से एक्सप्लेन हो जाते हैं। ठीक है ना। लेकिन कुछ कुछ जो ऑब्जर्वेशंस थी जो कि ये नहीं बता पा रही थी कि ये वेव नेचर कैसे शो कर पा रहा है। ठीक है ना। कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जो कि ये नहीं बता पा रही थी ये वेव नेचर कैसे शो हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जो नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज़, की जो हॉट बॉडी से रेडिएशन एमिट हो रही है, मान लो जो गर्म, आपकी कोई भी गर्म होती है बॉडी। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, आप क्या कहते हैं, बहुत गर्म आयरन को बहुत गर्म करने की कोशिश करते हो। जब आप आयरन को हीटअप कर रहे होते हो तो पहले उसका कलर कैसे चेंज हो जाता है? पहले उसका कलर हो जाता है रेड कलर का होता है। ठीक है ना, बहुत डल रेड होता है। फिर आप उसे और गर्म करते हो, रेड बढ़ता जाता है, एकदम रेड हो जाता है। ठीक है ना। उसको अगर आप और गर्म करोगे, उससे ज़्यादा और ज़्यादा गर्म करोगे तो उसका कलर फिर वाइट हो जाएगा, और फिर और ज़्यादा गर्म करोगे तो उसका कलर हो जाएगा ब्लू। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपने टेम्परेचर चेंज किया, वो कुछ जो कलर एमिट कर रहा था, ठीक है ना, वो चेंज हो रहा है। ठीक है ना। इस बात को हमारी वेव नेचर ने बता पाया। ये पार्टिकल नेचर की खासियत होती है कि पार्टिकल अलग अलग पार्टिकल निकल रहे होंगे उसके, तभी वो अलग अलग वेव्स, अलग अलग कलर दिख रहे हैं आपको वहाँ पर। ठीक है ना। तो नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द हॉट बॉडीज, पहली तो ये चीज़ थी। ठीक है ना। ठीक है ना। जो कि हमारे वेव नेचर से शो नहीं हो पाई थी। सेकेंड थी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक्स इट। फॉर एग्जांपल, हमारा जो मेटल है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर ये पार्टिकल नहीं होगा तो कोई भी चीज़ उसमें से पार्टिकल की तरह बाहर नहीं आएगी, सब रेडिएशन से बाहर आएंगी। ठीक है ना। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें पता चलता है कि वो एक पार्टिकल नेचर शो भी करता है। तीसरा क्या है बेटा? वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जो हीट की कैपेसिटी है सॉलिड की, वो टेम्परेचर का फंक्शन है। दैट मीन्स अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसकी हीट कैपेसिटी बढ़ जाएगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो उसकी हीट कैपेसिटी घटेगी। अगर ये वेव होती तो ऐसा कोई भी नेचर ये शो नहीं करता। ठीक है ना। वेरिएशन वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी। ठीक है ना। और फोर्थ इज लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना। अब और चौथी चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा। ठीक है ना। क्या होता है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा, क्या होता है? ठीक है ना, ये पढ़ेंगे। और ये क्या, क्यों हो रहा? ठीक है ना, ये सब पार्टिकल नेचर से हमें शो हो पाएगा। ठीक है ना। जो अब फिनोमेना 4 बताए हैं, ये बताते हैं कि सिस्टम कैन टेक डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी। पहली बात तो डिस्क्रीट का मतलब समझेंगे कि डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है। डिस्क्रीट, ठीक है ना, इस शब्द का मतलब क्या होता है? ऐसे समझते हैं जैसे कि सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, अगर मैं इसको नंबर दे दूँ 1, इसको दे दूँ 2, इसको दे दूँ 3, इसको दे दूँ 4, तो यहाँ पर कहीं बीच में 2.5 होगा, यहाँ 3.5, यहाँ 1.5 होगा, 2.5 या 3.5 ऐसे होगा। ठीक है ना। तो क्या आप 2.5 पे खड़े हो सकते हो? नो। ठीक है ना। क्या आप 3.5 पे खड़े हो सकते हो? मतलब आप इन मिडिल ऑफ दिस 1 एंड 2 आप कहीं खड़े नहीं हो सकते। आप चाहे 1 पे खड़े हो सकते हो या 2 पे खड़े हो सकते हो। ठीक है ना। तो क्योंकि आप सिर्फ होल नंबर्स पे ही खड़े हो सकते हो, तो ये होल नंबर्स क्या है? दिस इज नोन एज डिस्क्रीट। इसका मतलब होता है डिस्क्रीट। ठीक है ना। जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे क्वांटाइज्ड वर्ड पढ़ेंगे, तब हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। इसी वर्ड को क्या कहते हैं? क्वांटाइज्ड से शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो जैसे मैंने आपसे बोला कि आप क्या करो, आप बनाना खा सकते हो,
ठीक है ना, आप बनाना खा सकते हो, लेकिन आपसे क्या है, या तो एक बनाना खाओगे या फिर नहीं खाओगे, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप आधा बनाना खा लो, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कितने बनाना खाए, तो आप 1 2 3 4 इसी में आंसर दोगे। तो मिनिमम मिनिमम कितना खाना है, या तो एक खाना है या तो बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है ना। तो यानी कि आपका जो मिनिमम है वो 1 बनाना है। तो क्वांटाइज्ड कितना है आपके पास, क्वांटाइज्ड अमाउंट कितना है, 1 बनाना, ठीक है ना, ठीक है ना। और जो आपके आंसर आएंगे वो डिस्क्रीट आएंगे, 1 2 3 4। अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपने कितने बनाना खाए, तो आप क्या बोलोगे, 1 2 3 4 में से कोई एक नंबर आप चूज़ कर लोगे, ठीक है ना। ये बात समझ में आई। तो इसको कहते हैं डिस्क्रीट, ठीक है ना। तो जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी वो क्वांटाइज्ड होगी हमारी, ठीक है ना। ये किसने कहा था, ये किसने कहा था, यही कहा था हमारे प्लैंक ने, ठीक है ना। कि हमारी जो रहेगी ये क्वांटाइज्ड रहेगी। जो आपकी अभी हम जिस मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे, जो क्लासिकल मैकेनिक्स से हटके है, इसको क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, उसमें हम यही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है और क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। क्लासिकल मैकेनिक्स उनके लिए है जैसे ग्रेविटेशन फोर्स जिस पे लगता है, मतलब जो मैक्रोस्कोपिक है, यानी कि जिसको हम देख सकते हैं अपनी आंखों से। दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक मैक्रोस्कोपिक और एक माइक्रोस्कोपिक। जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं उन पे लगती है क्लासिकल मैकेनिक्स, और माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स लगाते हैं तो वहाँ पर वो फेल हो जाती है। फेल होने के रीजंस, फेलिंग ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स इन माइक्रोस्कोपिक रीजन, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशन के अलावा फोर्स होता है, अलग अलग फोर्स होते हैं। ग्रेविटेशन तो फोर्स होता ही है, लेकिन वो एक तो बहुत कम होता है वो। उसके अलावा होता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स के आपस में रिपल्शन का फोर्स, न्यूक्लियस के अंदर रिपल्शन का फोर्स, ठीक है ना। इतने सारे फोर्सेस होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो ये सारे फोर्स को जब डील करना होता है एक साथ, तो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स से फेल हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, वहाँ पर हम क्वांटम मैकेनिक्स लगाते हैं, ठीक है ना। तो क्वांटम मैकेनिक्स ये बता पाएगी वहाँ पर कि उनका नेचर कैसा है, वो कैसे मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। ये सब बातें हमारी क्वांटम मैकेनिक्स बता पाएगी, ठीक है ना। इतना समझ में आया बेटा। तो अभी हम पार्टिकल नेचर को समझ रहे हैं। तो सबसे पहली बार इसको समझने के लिए हमने क्या किया, ब्लैक बॉडी का यूज़ किया। क्या यूज़ किया बेटा, ब्लैक बॉडी का, ठीक है ना, ब्लैक बॉडी का यूज़ किया। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि ब्लैक बॉडी होती क्या है। मान लो एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है ना। तो ब्लैक बॉडी की खासियत ये होती है कि अगर उसमें कोई रे आई है सामने से, ठीक है ना, यहाँ से कोई रे आई, ठीक है ना, ये रे इसके अंदर एंटर करेगी और उसके बाद कभी भी बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है ना। एक बार चली गई तो चली गई, ये कभी बाहर नहीं आएगी, ठीक है ना। यानी कि जो भी रे आती है वो इसे ऑब्जॉर्व कर जाता है और उसको रेडिएट नहीं करता है। और ब्लैक बॉडी की खासियत क्या होती है, ब्लैक बॉडी की खासियत ये होती है कि वो जितनी रेस एमिट कर रहा होता है उतनी ही रेस जो इसकी अपनी खुद की रेज होंगी, जो अपनी रेडिएशंस होगी, जितनी एमिट कर रहा होगा उतनी ही हर मिनट ये एब्जॉर्ब भी करता है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली कोई पॉसिबल नहीं है। जो नियर अबाउट रहती है वो कार्बन ब्लैक जो बॉडी है, ठीक है ना, ये जो कार्बन ब्लैक है ये थोड़ा नियर अबाउट इसके थोड़े रूल्स फॉलो कर पाता है, बाकी कोई फॉलो नहीं कर पाता है, ठीक है ना। अब ये बात हमें कैसे पता चला कि ऐसा कुछ होता है, क्या होता है कि कोई बॉडी रेडिएशन एमिट करती नहीं करती है। तो वही वाला एग्जांपल जो मैंने आपको बताया था, आपकी जब आयरन को आप गर्म करते हो तो पहले क्या होता है, आयरन का कलर हो जाता है रेड, डल रेड, ठीक है ना। फिर उसके बाद डार्क रेड होना शुरू होता है, फिर डार्क रेड होने के बाद वो वाइट हो जाता है और फिर लास्ट में ब्लू हो जाता है। यानी कि अलग अलग टेम्परेचर पे, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है वैसे वैसे मेरे रेडिएशन चेंज हो रही है, ठीक है ना। अलग अलग टेम्परेचर पर मेरी रेडिएशन चेंज हो रही है, और अगर रेडिएशन चेंज हो रही है यानी कि मेरी उसकी रेडिएशन का जो कलर है वो चेंज हो रहा है, दैट मीन्स उसकी वेवलेंथ चेंज हो रही होगी,
वेवलेंथ चेंज होने पे ही तो कलर चेंज होता है, कल हमने बात करी थी, जैसे जैसे वेवलेंथ चेंज होगी वैसे वैसे कलर चेंज होगा। और वेवलेंथ चेंज क्यों हो रही है? देखो बेटा सोचो इस बात को कि वेवलेंथ चेंज इसलिए हो रही है क्योंकि जब आप अलग एनर्जी दोगे उसे, मतलब आप उसकी एनर्जी बढ़ाते जा रहे हो ना एक तरह से, जैसे जैसे आप एनर्जी बढ़ाते जाओगे, जो एच सी बाय लेमडा का रिलेशन है, ई बढ़ता जा रहा है, तो सी बाय लेमडा, एच सी बाय लेमडा में लेमडा घटता जाएगा, ठीक है ना। तो वेवलेंथ कम होती जाएगी, आप एनर्जी बढ़ाते जाओ, वेवलेंथ कम होती जाएगी, ठीक है ना। तो वेवलेंथ कम होती जाएगी, इसका मतलब रेड से वो किसकी तरफ जा रहा है? ब्लू की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे आप एनर्जी बढ़ाते जाओगे उसकी रेड से ब्लू की तरफ जाएगी, और कुछ टाइम बाद वापस ये फिनोमेना क्या करता है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, जब और ज़्यादा, जब उसमें आप क्या कहते हैं, ये एनर्जी वो दोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो अब उसकी एनर्जी बढ़ेगी नहीं, अब उसकी एनर्जी घटना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितनी एनर्जी आप उसे दे रहे हो वो लिबरेट भी उतनी ज़्यादा करना शुरू कर देता है, ठीक है ना, उतनी वो लिबरेट भी करना शुरू कर देता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा इंटेंस रेडिएशन क्या होती है बेटा? रेड रेडिएशन होती है, ठीक है ना, क्योंकि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है? रेड की होती है, ठीक है ना, और सबसे कम एनर्जी में वही सबसे ज़्यादा रेडिएट करता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम देखते हैं कि रेड कलर हम दूर से भी देख सकते हैं, ठीक है ना, आपने देखा होगा, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, वो जल्दी से स्कैटर नहीं होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो सरफेस जो होती है ऑब्जेक्ट की, जो हमारी ब्लैक बॉडी की सरफेस होती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमेशा ही करती रहती है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जो भी आपका रेडिएशन रिफ्लेक्ट हुई, मतलब जो उसमें से निकली, जो उसमें से निकल रही है, ठीक है ना, वो क्या करती है? ब्लैक बॉडी क्या करती है? वो क्या करती है? हर तरह की रेडिएशन, मतलब कोई भी रेडिएशन हो उसको एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट कर देती है। ब्लैक बॉडी की खासियत ये होती है। जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट ब्लू कलर का, तो वो ब्लू कलर का क्यों है? क्योंकि वो ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। लेकिन ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो सारे कलर को एब्जॉर्ब करती है, सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेती है, और सारे कलर को रिफ्लेक्ट भी करती है, मतलब सारी फ्रिक्वेंसी को रिफ्लेक्ट भी करती है। तो ऐसी बॉडी होना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, क्योंकि वाइट कलर की बॉडी क्या करेगी? सारे कलर को रिफ्लेक्ट करेगी, और ब्लैक कलर की जो ब्लैक कलर है वो सबके सब एब्जॉर्ब करेगा। तो ऐसी बॉडी जो कि दोनों चीज़ें करे, एब्जॉर्ब भी करे, रिफ्लेक्ट भी करे, ऐसी बॉडी होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो कार्बन ब्लैक है वो थोड़ा बहुत शो कर देता है, मतलब वो काफ़ी अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस है उनको एब्जॉर्ब भी कर लेता है और रिफ्लेक्ट भी कर देता है। तो मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली ब्लैक बॉडी होता है, लेकिन ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं होती, क्योंकि परफेक्ट बॉडी कैन नॉट बी एग्जिस्टिंग, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हम ऐसे मान सकते हैं कि ब्लैक बॉडी एक रेडिएटर है, ठीक है ना, एक रेडिएटर है। तो अगर मैं बताना चाहूँ इसका ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी, यहाँ वेवलेंथ है और यहाँ पर इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो मैं दो ग्राफ बना देता हूँ आपके सामने, फिर से मैं आपको समझाता हूँ कि ये दो ग्राफ का मतलब क्या, ठीक है ना। एक ग्राफ मेरा ये आ गया, ठीक है ना, दूसरा ग्राफ मेरा ऐसे आ गया। हमने देखा, ठीक है ना, एक टेम्परेचर ये है, ये किसी टेम्परेचर पर काम कर रहा है T2, ये किसी टेम्परेचर पर काम कर रहा है T1, ठीक है ना, अलग अलग टेम्परेचर पर काम कर रहे हैं। अब अभी जो मैंने आपको बात बताई उससे आप बता सकते हो कि T1 बड़ा होगा या T2 बड़ा होगा। बताओ बेटा क्या बड़ा होगा, कुछ समझो। देखो, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही है, वेवलेंथ ज़्यादा हो रही, कम वेवलेंथ पे इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई आ रही है, तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है ना। T2 छोटा है, T1 बड़ा है, ठीक है ना। इसका टेम्परेचर कम होगा, इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सीधी सीधी बात है, ठीक है ना। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तभी तो इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो आपने देखा कि कुछ वेवलेंथ जैसे बढ़ा रहा था वैसे वैसे मेरी इंटेंसिटी बढ़ती गई, लेकिन फिर मैंने वेवलेंथ को जब और ज़्यादा बढ़ाया तो उसकी इंटेंसिटी कम हो गई, ठीक है ना। तो ऐसा नेचर शो करती है इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में, ठीक है ना। और ब्लैक बॉडी की खासियत क्या होती है कि जो भी चीज़ आती है अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, ठीक है ना, जो भी रेडिएशन आएगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है ना। तो हम ऐसा मान सकते हैं एक ब्लैक कलर का होल है जिसमें एक बार अगर रेडिएशन चली गई तो वो कभी वापस नहीं आएगी, ठीक है ना, कभी वापस नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये ब्लैक बॉडी की खासियत क्या होती है? ये थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है अपने सराउंडिंग्स से। अब ये होता क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना सराउंडिंग का टेम्परेचर है
ये ब्लैक बॉडी की खासियत ये होती है कि उतनी रेडिएशन एमिट करके अपने टेम्परेचर को अपनी सराउंडिंग के बराबर कर लेती है, ठीक है ना। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि मेरा जो टेम्परेचर है वो इतना हो जाएगा जितना सराउंडिंग का है, तो ना ही सराउंडिंग से हीट मेरे अंदर एब्जॉर्व होगी, ना ही हमारी हीट सराउंडिंग में जाएगी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप आइस लेते हो तो आइस क्या करता है, सराउंडिंग की हीट को खींच लेता है, ठीक है ना, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। वहीं जो चाय होती है वो सराउंडिंग में हीट देना शुरू करती है क्योंकि वो गर्म होती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल आप अपना पानी उठा के लाओगे तो वो क्या रहता है, वो एकदम थर्मल इक्विलिब्रियम में रहता है। जब मान लो कि आप जो अपने फिल्टर से पानी लेके आए वो आपने रखा, ना ही वो सराउंडिंग को गर्म करेगा और ना ही वो सराउंडिंग से ठंडा होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या है, एक इक्विलिब्रियम में है, उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से बराबर है। तो अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर और हमारा टेम्परेचर बराबर हो तो क्या होता है, वो एक थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो और दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि ये जितनी एब्जॉर्प्शन एंड रेडिएशन ऑफ एनर्जी इज सेम, ठीक है ना। जितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया से एब्जॉर्ब हो रही होगी, पर यूनिट एरिया में एब्जॉर्ब हो रही होगी, उतनी ही रेडिएट भी हो रही होगी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जो अमाउंट ऑफ लाइट, जो भी आपकी ये इंटेंसिटी होती है, ठीक है ना, फ्रॉम अ बैक बॉडी, ठीक है ना, ये डिपेंड करती है हमारे टेम्परेचर पे। टेम्परेचर चेंज होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी, कलर ऑफ लाइट, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा होता है, ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है ना। इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा होता है। एच क्या होता है बेटा, इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू अभी हम लिखेंगे 6.26 × 10⁻34 जूल पर सेकंड लिख लेंगे, ये भी मैं भी लिखवाऊंगा ये, ठीक है ना। अभी नहीं लिखेंगे, जब जहाँ पर आएगा ये वहीं पर लिखेंगे, ठीक है ना। इसकी वैल्यू जब जहाँ पर पता होनी चाहिए वहीं पर लिखेंगे, ठीक है ना। तो इतना ये बातें समझ में आई बेटा कि ब्लैक बॉडी क्या है, ठीक है ना, कैसे हीट रेडिएट हो रही है, कैसे हमारी क्या नाम है जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है रेडिएट होती है, ठीक है ना, और टेम्परेचर के साथ कैसे कैसे इफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो जो भी हमने ये सब देखा, इसके बारे में देखा, तो ब्लैक बॉडी के साथ जो भी हमने एक्सपेरिमेंट करे कि ब्लैक बॉडी कैसा कैसा बिहेव कर रही है, इसकी इंटेंसिटी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है ना। ये कैसे कर रहा है कि जैसे जैसे हमने टेम्परेचर पे क्या किया, इंटेंसिटी को, वेवलेंथ को बढ़ाया या फिर इंटेंसिटी को बढ़ाया, इंटेंसिटी बढ़ाने की कोशिश करी, ठीक है ना। पहले बढ़ती गई इंटेंसिटी, ठीक है ना, तो वेवलेंथ हम बढ़ाते गए तो इंटेंसिटी बढ़ती गई। फिर एक टाइम बाद जब हमने वेवलेंथ और बढ़ाई तो अब इंटेंसिटी घटनी शुरू हो गई, ठीक है ना, ठीक है ना। और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो इस कर्व का मैक्सिमम मिनिमम शिफ्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैंने T2 टेम्परेचर पे करा था, ठीक है ना, इसको T2 टेम्परेचर पर रखा हुआ था, इसको T1 टेम्परेचर पर रखा था। अगर मैं इसका टेम्परेचर और बढ़ाता तो इसका कर्व और ऊपर चले जाता, ठीक है ना, इसका मैक्सिमम और शिफ्ट हो जाता, ठीक है ना। ये शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, मैक्सिमम और मिनिमम आपस में शिफ्ट होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर चेंज करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने कुछ बातें लिखी, ठीक है ना, तो इसको लिख लेंगे, ठीक है ना। जितना भी मैंने लिखवाया ये लिख लेंगे कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, ठीक है ना, ब्लैक बॉडी क्या होती है आप लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे कि ब्लैक बॉडी इज अ बॉडी दैट एमिट्स एंड अब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी यूनिफॉर्मली, ठीक है ना, सारी चीज़ों को एक ही तरह से अब्जॉर्ब करता है और रिलीज करता है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म रेडिएट, हाँ, फ्रीक्वेंसी यूनिफॉर्मली। इट इज़ कॉल्ड ब्लैक बॉडी, ठीक है ना। इट्स प्रॉपर्टीज इज थर्मल इक्विलिब्रियम फ्रॉम द सराउंडिंग, दैट इज इट मेंटेन्स सेम टेम्परेचर एज ऑफ सराउंडिंग, ठीक है ना, ऑफ इट सेल्फ। एंड सेकेंड इज एब्जॉर्प्शन एंड रेडिएशन ऑफ एनर्जी इज सेम एट ऑल द टाइम, ठीक है ना। इज सेम मतलब सारे के सारे एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन सेम होता है, ठीक है ना। वाइल आप लिखोगे वाइल while changing the temperature ठीक है ना, if we increase the wavelength uh, of the radiation, the intensity will firstly increase and then decrease, ठीक है ना। if there are two different temperatures then the minima obtained are different in each case,
एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द मैक्सिमा ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है ना। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज मैक्सिमम मिनिमा इंक्रीजेज, ठीक है ना। जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है इंटेंसिटी की और मिनिमम वैल्यू है वो अलग अलग होगी, ठीक है ना, वो ज़्यादा होगी जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है ना। इतना आपने देखना था। तो ये आपको समझ में आया बेटा आज की क्लास अभी तक जो मैंने पढ़ाया? हाँ, तो ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो प्लैंक थे उन्होंने एक क्या कहते हैं, एक रिलेशनशिप निकाला, ठीक है ना, एक रिलेशनशिप निकाला, ठीक है ना। क्या एग्जम्पशन लिया कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन जो है वो किसकी वजह से होता है? ऑसिलेटरी एक्शंस की वजह से होता है जो आपके एटम्स में होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, जो भी मेरी ब्लैक बॉडी थी उसकी जो सरफेस पे जो भी सरफेस थी पूरी की पूरी जो सरफेस होगी अंदर की गोल सी सरफेस होगी, उस सरफेस पे जो उसकी मतलब जो इसकी वॉल्स होंगी, जो भी यहाँ पर सरफेस पे जो एटम होंगे उनकी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, उनकी वाइब्रेटिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है। आपको पहले बताया था कि आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर ऑलवेज वाइब्रेट, ठीक है ना। इसमें थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन होता है, ठीक है ना, चाहे सॉलिड ही क्यों ना हो, मीन पोजिशन के अबाउट हल्का हल्का वाइब्रेशन होता है। इतना हल्का वाइब्रेशन होता है कि वी कैन नॉट सी इट विद आवर नेकेड आइज, ठीक है ना, लेकिन वाइब्रेशन होता है। तो उस वाइब्रेशन के अमाउंट को चेंज करने के लिए चेंज कर देती है, ठीक है ना। तो क्या होता है, तो ये एब्जॉर्प्शन और एमिशन इसको अफेक्ट करती है, ठीक है ना। जो हमारे वॉल्स पे लगे होते हैं, हमारे जो भी एटम्स लगे होते हैं वॉल्स पे, उसको अफेक्ट करती है, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया कि द फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज चेंज्ड बाय इंटरेक्टिंग विद ऑसिलेटर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है ना। तो उनके ऑसिलेशंस चेंज होते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनके ऑसिलेशंस डिफरेंट थे, ठीक है ना। तो वो जब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो उनकी ऑसिलेशन चेंज होती है, ठीक है ना। आपको वैसे ही पता है कि अगर आप एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे तो आपकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी ही होगी, ठीक है ना। तो प्लैंक ने एज्यूम किया कि रेडिएशन कैन बी डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट चंक्स ऑफ एनर्जी। हम ऐसे सोच सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर डिस्क्रीट अलग अलग करा था, ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, रेडिएशन को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो रेडिएशन को कैसे डिफाइन किया कि या तो वो इतनी होगी या तो वो इतनी होगी, ठीक है ना। रेडिएशन की एनर्जी या तो 1 होगी या फिर 2 होगी या फिर 3 होगी, उन्होंने ऐसे बताया। और वो कैसे बताया? उन्होंने ऐसे बताया, आपको मैंने बताया है कि ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है और सी बाई लैम्डा को आप न्यू लिख सकते हो, तो ई इक्वल टू एच न्यू बताया, ठीक है ना। तो उन्होंने ये बताया कि न्यू क्या है, एक मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो हमेशा चेंज होगी, इससे कम फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है ना, ठीक है ना। इन्होंने ऐसे माना कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी नहीं होगी जो चेंज हो सकती है, उससे छोटी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ठीक है ना, चेंज नहीं होगी। तो उन्होंने ये बताया कि या तो एच की न्यू की वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है ना, या तो ये मतलब ये जो मिनिमम चेंज होगी हमारी एनर्जी वो एच न्यू के बराबर चेंज होगी, ठीक है ना, ठीक है ना। एक एनर्जी ई जो हमारा मिनिमम, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मिनिमम आप 1 केला खा सकते हो, वैसे ये मिनिमम एक जो एनर्जी पैकेट चेंज जो एनर्जी का पैकेट होगा, एक जो पैकेट होगा वो कितना होगा, एच न्यू के बराबर होगा, ठीक है ना। या फिर जैसे मान लो कि मैंने आपसे बोला है तो आप पूरा एक लेस का पैकेट खा सकते हो या फिर 2 लेस के पैकेट खा सकते हो, आप आधा पैकेट नहीं खा सकते। तो आपने एक पैकेट खाया, ऐसी एनर्जी का एक पैकेट यूज़ हो सकता है या 2 पैकेट यूज़ हो सकते हैं, 4 पैकेट यूज़ हो सकते हैं या 3 पैकेट यूज़ हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आधा एनर्जी का पैकेट यूज़ कर लो। तो एनर्जी को क्वांटाइज कैसे किया इन्होंने, एच न्यू के बराबर क्वांटाइज किया। तो यानी कि एनर्जी तो या तो आपकी 0 हो सकती है या फिर एच न्यू हो सकती है या फिर 2 एच न्यू हो सकती है या फिर 3 एच न्यू हो सकती है और सो ऑन, ठीक है ना। यानी कि ये जो एनर्जी होगी ये क्या है, ये इंटीग्रल मल्टीपल है हमारे एच न्यू का, ठीक है ना। यही बताया है क्वांटम एनर्जी के बारे में, ठीक है ना। दिस इज द क्वांटम एनर्जी, दिस इज क्वांटम एनर्जी, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, ये क्वांटम एनर्जी है, दिस इज द क्वांटम एनर्जी, यानी कि दिस इज द मिनिमम एनर्जी दैट वन कैन ऑब्टेन वाइल हैविंग अ रेडिएशन। या तो इस रेडिएशन पे इस एनर्जी जीरो या तो कोई रेडिएशन नहीं निकलेगी, या फिर एच न्यू की रेडिएशन निकलेगी, या 2 एच न्यू की रेडिएशन निकलेगी, या 3 एच न्यू की रेडिएशन निकलेगी। मतलब हर रेडिएशन का एनर्जी जो होगी वो इसके इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगी। तो यहाँ पर एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू, एच को मैंने आपको बता दिया, एच इज़ अ प्लैंक्स कांस्टेंट, एच क्या है बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और एच की वैल्यू है हमारी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है ना। ये आपकी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है, ये क्या है बेटा, आपके प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है।
ठीक है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है ना। ये आपके प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है ना। प्लैंक ने एक कांस्टेंट निकाला, उसकी वैल्यू ये है। तो यानी कि हमेशा एच जो है वो मिनिमम क्वांटिटी जो होगी उसकी न्यू से मल्टीप्लाई होगा, और वो बताएगा कि इतनी एनर्जी रिलीज होगी जब भी आप इतनी ये वाली रेडिएशन रिलीज होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होगी जब आप एक एनर्जी दोगे, एक पैकेट दोगे एनर्जी का, 2 पैकेट दोगे तो 2 के बराबर की रिलीज होगी, 3 पैकेट दोगे तो 3 के बराबर रिलीज होगी, ठीक है ना। ये हमें बताया, किसने बताया? ये हमें प्लैंक ने बताया, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आता है। तो इसकी वजह से क्या हमारा फोटो इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है। क्या आता है बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। देखते हैं बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। अगर आप जैसे कोई मेटल ले लो, फॉर एग्जांपल आप मेटल ले लो पोटेशियम, जो कि एनर्जी लिबरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। पोटेशियम, और कह लो सीजियम ले लो या रुबीडियम ले लो, CSIUM, सीजियम या रुबीडियम। ये कुछ ऐसे मैंने एलिमेंट्स के नाम लिखे हैं जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो इजीली रिलीज कर देते हैं अगर उनके हम ऊपर क्या करें, कोई रेडिएशन डालें, ठीक है ना, कोई रेडिएशन डालें, ठीक है ना। या फिर अगर हम उन पे कोई अगर आप एनर्जी दे दो तो वो क्या करते हैं, वो किसी लाइट को भी रिफ्लेक्ट मतलब रेडिएट कर सकते हैं अपने बॉडी से, ठीक है ना। तो जो फिनोमिना होता है, ये जो फिनोमिना होता है, द फिनोमिना होता है, क्या फिनोमिना होता है कि व्हेन अ एनर्जी इज इम्पार्टेड, व्हेन अ एनर्जी इज इम्पार्टेड, व्हेन एनर्जी इज इम्पार्टेड, ठीक है ना, ऑन द बॉडी from the radiations of sun, for example sun, it emits electrons, ठीक है ना, ठीक है ना। या तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा या फिर वो रेडिएशन एमिट करेगा, ठीक है ना। तो मतलब उसको किसी फॉर्म में एनर्जी निकालनी होती है। जब जैसी क्या होता है, ये एनर्जी इसको मिलती है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, इलेक्ट्रॉन इधर उसको छोड़ के चल जाता है। ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रॉन इस पर बॉम्बार्ड कराएंगे और उतनी एनर्जी इसको दे देंगे तो ये क्या करेगा, ये रेडिएशन भी करेगा। तो ये दोनों ये रिवर्सिव इफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास इक्विपमेंट है, ठीक है ना, इक्विपमेंट है, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, ठीक है ना। तो हम उसमें क्या करते हैं, देखते हैं बेटा क्या है इक्विपमेंट। आपके में डायग्राम बना हुआ है बुक में, देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हमने लगाया है एक एमीटर, यहाँ पर हमने लगाया है एक एमीटर, ठीक है ना। एमीटर तभी हमारा रीडिंग देगा जब ये सर्किट कंप्लीट होगा, ठीक है ना। एमीटर में रीडिंग तभी आएगी जब ये सर्किट कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, एक ये है और एक ये है, ये किसी मेटल का है, ठीक है ना। ये मेटल सरफेस है, जैसे जो मेटल सरफेस जो मैंने ऊपर 3 मेटल लिखे उनमें से कोई भी एक मेटल, ठीक है ना, ठीक है ना, कोई भी मेटल हो सकता है उनमें से एक। तो क्या हुआ, जब यहाँ से मेरी रेडिएशंस आई, ठीक है ना, ये रेडिएशंस आ रही हैं, ठीक है ना, लाइट की रेडिएशंस है। ये किसकी रेडिएशन बेटा? लाइट की रेडिएशन। फॉर एग्जांपल सनलाइट आ रही है, ठीक है ना, लाइट की रेडिएशंस। तो जैसे ही लाइट की रेडिएशंस आके इस पर पड़ेंगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हिसाब से क्या होगा, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा यहाँ से, ठीक है ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाके यहाँ टकरा जाएगा तो ये आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर तो एमीटर आपकी रीडिंग शो करता है तो यानी कि आपने क्या कर रखा है, आपने क्या कर रखा है, ठीक है ना, आपने क्या कर रखा है, इसका मतलब जो आपने बात कही थी, यानी कि आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर हो रहा है। और अगर नहीं करेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं शो होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यानी कि आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे। तो द इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ द बीम एंड इंजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द मेटल, ठीक है ना। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, जो रिजल्ट हमें मिले, पहला रिजल्ट मिला कि जो टाइम लैग है यहाँ से लाइट इस पर पड़ने का और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आने का और इस एमीटर का शो होने का, इसमें टाइम लैग एकदम बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि स्पीड क्या है इलेक्ट्रॉन की, लगभग लाइट की स्पीड के बराबर है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है ना।
ठीक है ना, इतनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज हुआ। तो ये हमारे टाइमिंग बहुत कम है, ठीक है ना, इसमें टाइम लैग कितना है, लगभग 0 है, क्योंकि हम लोग इतना छोटा टाइम लैग हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, हम लोग को पता ही नहीं चलेगा। जैसे मान लो कि घर में आप होते हो, आप जैसे ही बटन को स्विच ऑन करते हो आपकी लाइट ऑन हो जाती है। कुछ टाइम लैग होता है उसके ऑन होने में, लेकिन इतना कम टाइम लैग है कि आप लोग उसे ऐसे महसूस नहीं कर पाते हो, इतना कम टाइम लैग होता है, ठीक है ना। हमारी बॉडी या हम लोग, हमारा रिएक्शन टाइम इतना अच्छा नहीं है कि हम उसे महसूस कर पाएँ, लेकिन देर इज़ अ टाइम लैग बिटवीन रीचिंग करंट फ्रॉम द स्विच टू द इक्विपमेंट, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी देर इज़ अ टाइम बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स टू स्ट्राइक दिस सरफेस, लेकिन वो इतना कम टाइम है कि हमें पता ही नहीं चलता है, ठीक है ना। ठीक है, पहली तो प्रॉपर्टी ये होगी, ये लिखेंगे, ठीक है ना। सेकंड प्रॉपर्टी लिखेंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट, यानी कि जितनी ब्राइट होगी आपकी लाइट उतना ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि जितनी ब्राइट लाइट होगी उतनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी, उतना ज़्यादा आपकी वेव्स उसमें निकलेंगी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा सोलर सेल जो होता है वो एक क्या करता है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे ही काम करता है कि आपने उस पर लाइट डाली तो वो करंट फ्लो करना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो सोलर सेल क्या करता है, सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। और तीसरा पॉइंट देखेंगे, फॉर ईच मेटल, हर एक मेटल के लिए एक मिनिमम हमें एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी होनी चाहिए लाइट में ताकि वो इलेक्ट्रॉन निकाले। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम है, ठीक है ना, उतनी एनर्जी नहीं है लाइट में, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। हो सकता है कि लाइट, सूरज जब बहुत ज़्यादा चमके तब हो सकता है उस समय पे मेरी जो है यहाँ पर से मेटल से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाए और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेरे को होता हुआ दिखे, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं बेटा, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। हमारे जो एनर्जी ऑफ जो भी लाइट आ रही होगी उसके पास एनर्जी होगी जो कि किसके बराबर होगा, एच न्यू के बराबर होगा। जो भी जिस फ्रीक्वेंसी पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मान लो कि ई ए एच वी ए है, एच न्यू ए है, ठीक है ना। तो न्यू ए एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो कि थ्रेश होल्ड वैल्यू है, मतलब इससे कम की अगर मैं फ्रीक्वेंसी दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा, ठीक है ना। हर मेटल के लिए ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी, इसको वी नॉट से डिनोट कर लो आप, ठीक है ना, ई नॉट जो होगी वो ज़रूरत होती है तो ताकि उसमें इतनी एनर्जी मेरे को मिल सके कि मेरा इलेक्ट्रॉन निकल सके, ठीक है ना। इससे कम अगर फ्रिक्वेंसी हुई तो मेरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेरे को शो नहीं होगा, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, और जैसे जैसे आप इसकी मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, नहीं एनर्जी बढ़ाते जाओगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो कहाँ जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में तो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो ये तीन बातें हमें लिखनी है, ठीक है ना। आपके पेज नंबर 41 में ये तीनों बातें लिखी हुई हैं, आप लिखोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले लिखोगे। क्या होता है कि जब भी आप ऐसे एनर्जी डालते हो तो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है बेटा। तो पहले आप लिखोगे कि वेन एवर द एनर्जी स्ट्राइक्स ऑन द मेटल सरफेस द इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम इट, ठीक है ना, दिस इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। So there were three results of the experiment of this photoelectric effect. This is done in this क्या कहते हैं डिवाइस। इस डिवाइस को आप लिखोगे कि ये क्या आपने क्या लिया है, इसमें रॉड लिए, इसमें मेटल सरफेस लगा रखी है, ठीक है ना, ग्लास ट्यूब है, मेटल सरफेस लगा रखी है, एमीटर लगा रखा है, वोल्टेज लगा रखी है, और ये एक डिटेक्टर है, मतलब एक तरह से एमीटर डिटेक्टर है, क्योंकि अगर लाइट इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा तो वो क्या करेगा, आपका करंट फ्लो करेगा। तो आप तीन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट जो आपके दे रखे हैं पेज नंबर 41 पे, वो तीनों लिखोगे, ठीक है ना। इतना करेंगे आज की क्लास तक के लिए, ठीक है ना, इतना कर लेंगे आज की क्लास के लिए। कल हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में चेंज ला सकते हैं, ठीक है ना, कैसे कैसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में चेंज ला सकते हैं, कैसे क्या क्या हमारी मिनिमम वैल्यू होती है एच न्यू की, ठीक है ना। थैंक यू।